70 वर्ष की हो गई हूँ, एकदम अकेली हूँ। अकेलापन ही मेरी सबसे बड़ी त्रासदी मुझे लगती है। अपने जीवन को मुड़कर देखती हूँ तो हर एक पन्ना ही बड़ा अजीब है। मेरे माँ पिताजी के हम दो ही बच्चे थे, एक मैं और एक मेरा छोटा भाई राजन। हमारा बड़ा सुखी परिवार था। पिताजी साधारण सी नौकरी पर थे, उनकी सरकारी नौकरी थी। मैं पढ़ने में तेज थी, मुझे पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी। मैंने मेहनत भी की और उस जमाने में इतना कंपटीशन भी नहीं था, अतः मेरा चयन इसी शहर में मेडिकल में हो गया। पिताजी भी बड़े खुश थे और मैं भी बड़ी खुश। मेडिकल पास करते ही पिताजी को मेरे विवाह की चिंता सताने लगी। किसी ने एक डॉक्टर लड़का बताया, पिताजी को पसंद आया, दहेज वगैरह भी तय हो गया। लड़का भी डॉक्टर था तो क्या, मैं भी तो डॉक्टर थी। लेकिन पारंपरिक परिवार होने के कारण मैं कुछ कह नहीं पाई। विवाह हो गया। ससुराल में पहले ही उन लोगों को पता था कि यह लड़का अमेरिका जाएगा। यह बात उन्होंने हमसे छुपाई थी, पर लड़की वाले की मजबूरी, क्या कर सकते थे। मैं मायके आई और नौकरी करने लगी। लड़का 8 महीने बाद आएगा और मुझे ले जाएगा, यह तय हो चुका था। उन दिनों मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था, घरों में लैंडलाइन भी नहीं होता था, चिट्ठी पत्री ही होती थी। पति महोदय ने चिट्ठी लिखी, मैं साल भर बाद आऊंगा। मायके वालों ने सब्र किया। हिंदू मध्यम वर्गीय परिवार का पिता, और क्या कर सकता था। मैं 30 त्योहार पर ससुराल जाती तो मुझे बड़ा विचित्र सा लगता। मेरे पति का 1 महीने में एक पत्र आता, वो भी धीरे धीरे बंद होने लगा। ससुराल वालों ने कहा कि वे बहुत व्यस्त है, उनको आने में अभी 2 साल लग सकते हैं। मेरे पिताजी का माथा ठनका। एक कमजोर अशक्त लड़की का पिता क्या कर सकता है। हमारे कोई दूर के रिश्तेदार के एक जानकार अमेरिका में थे, उनसे पता लगाया तो पता चला कि उस महाशय ने तो वहाँ की एक नर्स से शादी कर ली है और अपना घर बसा लिया है। ये सुनकर तो हमारे परिवार पर जैसे बिजली ही गिर गई। हम सबने किसी तरह इस बात को बर्दाश्त कर लिया। पिताजी को बहुत जबरदस्त सदमा लगा। इस सदमे की सहन न कर पाने के कारण उनका हार्ट फेल हो गया। गरीबी में और आटा गीला। घर में मैं ही सबसे बड़ी थी और मैंने ही परिवार को संभाला। किसी तरह पति से तलाक लिया, भाई को पढ़ाया और उसकी जॉब भी लग गई। हमें लगा कि चलो हमारे अच्छे दिन आ गए। हमने एक अच्छी सी लड़की देखकर भाई की शादी कर दी। मुझे लगा कि अब भाई मम्मी को संभाल लेगा। भाई और भाभी दिल्ली में सेटल हो गए थे। मैंने सोचा कि जो हुआ उसको टाल नहीं सकते, पर अब मैं आगे की पढ़ाई करूं, ऐसा सोच ही रही थी कि मेरी पोस्टिंग लखनऊ में थी। इसलिए मैं यहाँ आई तो माँ को साथ लेकर आई। भाई की नई नई शादी हुई थी, उन्हें आराम से रहने दो। मैं भी अपने एमडी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लग गई। राजी खुशी का पत्र भैया भाभी भेजते थे। माँ भी खुश थी, उनका मन जरूर नहीं लगता था। मैंने कहा अभी थोड़े दिन यही रहो, फिर आप चले जाना। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन में बहू के पास भी रहो। माँ थोड़े दिन उनको अकेले भी रहने दो, नई नई शादी हुई है, फिर तो तुम्हें जाना ही है। इसी तरह 6-7 महीने बीत गए। एक गुड न्यूज आई। भाई ने लिखा कि तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, तुम जल्दी बुआ बनने वाली हो, और माँ दादी। इस न्यूज से माँ और मैं बहुत खुश हुए। चलो घर में एक बच्चा आ जाएगा, और माँ का मन पंख लगाकर उड़ने लगा। मैं तो बहू के पास जाऊंगी। माँ जिद करने लगी। मैंने माँ को समझाया, माँ अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं आपको छोड़ आऊंगी। भाई को हम बुलाएंगे तो भाभी अकेली रहेगी, इस समय ये ठीक नहीं है। वे भी मान गई। हमें क्या पता था कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने तो अपने स्टाफ के सदस्यों और अड़ोसी पड़ोसियों को मिठाई मंगाकर खिलाई। माँ ने पास के मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ाया। लेकिन एक बड़ा वज्रपात 1 महीने के अंदर ही हुआ। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहते थे, उनके घर रात 11 बजे एक कॉल आया। मुझे बुलाया। जाते ही खबर को सुनकर रोते रोते मेरा बुरा हाल था। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत सीरियस था और हॉस्पिटल में एडमिट था। माँ बार बार पूछ रही थी कि क्या बात है, पर मैंने उन्हें बताया नहीं। यदि बता देती तो दिल्ली तक उन्हें ले जाना मुश्किल ही था। पड़ोसियों ने भी मना किया कि आप माँ को मत बताइए। माँ को मैंने कहा कि भाभी को देखने चलते हैं। माँ ने पूछा, अचानक ही क्यों सोचा तुमने, क्या बात हुई है। हम तो बाद में जाने वाले थे। किसी तरह दिल्ली पहुंचे। वहाँ हमारे लिए और बड़ा वज्रपात इंतजार कर रहा था। भाई का निधन हो गया था। शादी हुए सिर्फ 8 महीने हुए थे। भाभी की तो दुनिया ही उजड़ गई। माँ का तो सब कुछ लुट गया। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आया। माँ को संभालूं या भाभी को या अपने आप को। मुझे तो अपने कर्तव्य को संभालना है। क्रियाकर्म पूरा करने के बाद मैं भाभी और माँ को साथ लेकर लखनऊ आ गई। मुझे तो नौकरी करनी थी, इन सबको संभालना था और भाभी का प्रसव भी कराना था। भाभी और माँ को मैं बार बार समझाती, मैं तो अपना दुख भूल चुकी हूँ। अब यही दुख बहुत बड़ा लग रहा था। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन दिनों तनख्वाह भी ज्यादा नहीं होती थी। घर का किराया चुकाते हुए 3 जन तो हम थे और चौथा आने वाला था। जॉब करते हुए पूरे घर को संभालना था। माँ भी एक के बाद एक सदमा लगने से बीमार रहने लगी। उनकी दवाइयों का खर्चा भी मुझे ही उठाना था। मैं एमडी की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब भूलकर इन परेशानियों में फंस गई। भाभी के मायके वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। उनकी माँ पहले ही मर चुकी थी। उनके भाई और भाभी थे और पिताजी बीमार थे। ऐसे में किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। मैं ही उन्हें आश्वासन देती रही। उन्हें अपने मायके की याद आती और उन्हें बुरा लगता कि पिताजी ने भी मुझे याद नहीं किया। पर उसके पिता न आर्थिक रूप से संपन्न थे और न ही शारीरिक रूप से। वे भला क्या करते। यह बात तो मेरी समझ में आ गई थी। माँ को भी लगता कि सारा भार मेरी बेटी पर ही आ गया।
बेटी पहले से ही दुखी है। मैं माँ को भी समझाती। इस छोटी उम्र में ही मैं बहुत बड़ी हो गई थी। मैं बुजुर्ग बन गई थी। भाभी की ड्यू डेट पास में आने पर माँ और भाभी मुझसे कहती, आप छुट्टी ले ले दीदी, हमें डर लगता है। अभी से छुट्टी ले लूं तो डिलीवरी के बाद भी तो लेनी है। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया। रात को जब दर्द हुआ तो मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल गई और उन्हें एडमिट कराया। हॉस्पिटल वालों को पता ही था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। उन्होंने कहा कि आप ही बच्चे को लो। सबसे पहले मैंने ही उठाया था। प्यारी सी बेटी हुई थी। सुनकर भाभी को अच्छा नहीं लगा। वे कहने लगी, बेटा होता तो मेरा सहारा ही बनता। भाभी, आप तो पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हैं। आप बेटी की चिंता मत करो, उसे मैं पालूंगी। उसका ज्यादा ध्यान मैंने ही रखा। भाभी को हॉस्पिटल से घर लाते ही मैंने कहा, भाभी आप भी बीएड कर लीजिए ताकि आपकी जॉब लग जाए। विधवा कोटे से उन्हें तुरंत बीएड में जगह मिल गई। बच्चे को छोड़कर वह कॉलेज जाने लगी। दिन में बच्ची को माँ देखती। हॉस्पिटल से आने के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरी थी, पर मैंने खुशी खुशी इस दायित्व को निभाया ही नहीं, बल्कि मुझे उस बच्ची से विशेष स्नेह हो गया था। बच्ची भी मुझे माँ कहने लगी। नौकरानी रखने लायक हमारी स्थिति नहीं थी। सारा बोझ मुझ पर ही था। किसी तरह भाभी का बीएड पूरा हुआ और उन्हें नौकरी मिल गई। मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई, पर पहली पोस्टिंग अपने गांव में मिली। भाभी बच्ची को छोड़कर चली गई। हफ्ते में या छुट्टी के दिन ही भाभी आती। बच्ची का रुझान अपनी माँ की ओर से हटकर पूरी तरह से मेरी और माँ की तरफ ही था। हम भी खुशी थे, पर मुझे लगा कि भाभी की उम्र अभी बहुत छोटी है। वो पूरी जिंदगी कैसे अकेली रहेंगी। मैंने भाभी से बात की। भाभी बोली, मुझे बच्चे के साथ कौन स्वीकार करेगा। मैंने कहा, तुम। रिया की चिंता मत करो, उसे हम पालेंगे। उसके बाद मैंने भाभी के लिए एक आदमी ढूंढना शुरू किया। राघव नाम के एक आदमी ने भाभी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। हम लोग खुश हुए, पर उसने भी शर्त रखी कि भाभी अपनी बेटी को लेकर नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी पहले से ही एक औलाद है। मैंने तो साफ कह दिया, आप इस बात की चिंता ना करें, मैं बेटी को संभाल लूंगी। मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। उस पर राघव राजी हो गया और यह भी कहा कि आपको भी आपके भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शुरू में राघव और भाभी अक्सर आते जाते रहे। माँ को भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। मैं भी राघव को भाई मान राखी बांधने लगी। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। उन्होंने कोई दायित्व नहीं उठाया, लेकिन अपने शहर से हमारे घर पिकनिक मनाने जैसे आ जाते थे। इस पर भी माँ और मैं खुश थे। जब भी वे आते तो भाभी को अपनी बेटी मान माँ उन्हें तिलक करके दोनों को साड़ी, मिठाइयाँ, कपड़े आदि देती। रिया बड़ी हो गई, वह पढ़ने लगी। पढ़ने में होशियार निकली। उसने पीएचडी की। उसके लिए मैंने एक वर ढूंढा। अच्छा वर आदित्य भी मिल गया। लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब लड़के वाले चाहते थे कि उनके शहर में ही आकर शादी करें। बात के लिए राजी हो गई। मैंने सबका टिकट कराया। कम से कम 60-70 लोग थे। सबका टिकट एसी सेकंड क्लास में कराया। भाभी और राघव मेहमान जैसे हाथ हिलाते हुए आए। यहाँ तक भी कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने ससुराल वालों से मेरी बुराई शुरू कर दी। यह क्यों किया, मेरी समझ के बाहर की बात है। माँ को यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। मैंने तो जीवन में सिवाय दुख के कुछ देखा ही नहीं। किसी ने मुझसे प्यार के दो शब्द नहीं बोले और ना ही किसी ने मुझे कोई आर्थिक सहायता दी। मुझे लगा मुझे सबको देने के लिए ही ऊपर वाले ने पैदा किया है, लेने के लिए नहीं। पेड़ सबको फल देता है और वह खुद नहीं खाता। मुझे भी पेड़ बनाने के बदले ऊपर वालों ने मानव रूपी पेड़ का रूप दे दिया लगता है। मुझे भी लगने लगा कि देने में ही सुख है, खुशी है, संतुष्टि है। लेने में क्या रखा है। मैंने भी अपना ध्यान भक्ति की ओर मोड़ लिया। हॉस्पिटल जाना, मंदिर जाना, बाजार से सामान लाना वगैरह। रिया का ससुराल तो दिल्ली में था, लेकिन दामाद आदित्य की पोस्टिंग मुंबई में थी। शादी के बाद 4 महीने तक रिया नहीं आई। फोन बराबर आता रहा। अब तो घर में फोन भी लग गया था। फोन पर भी बात हो जाती। मैंने कहा कि रिया खुश है। उसको जब अपने माँ के बारे में पता चला तो उसे भी बहुत बुरा लगा। फिर हमारा रिश्ता उनसे बिल्कुल कट गया। 4 महीने बाद रिया मुंबई से आई। मैं भी खुश थी कि चलो बेटी देश के अंदर ही है, कभी भी कोई बात हो तुरंत आ जाएगी। इस बात को सोचकर मैं बड़ी आश्वस्त थी। पर रिया ने आते ही कहा कि आदित्य का सिलेक्शन विदेश में हो गया है। इस सदमे को कैसे सहन करूं। पुरानी बातें याद आने लगी। क्या इस बच्ची के साथ भी मेरे जैसे ही होगा। मेरे मन में एक अनोखा सा डर बैठ गया। मैं रिया से कह ना पाई, पर अंदर ही अंदर घुटती ही रही। शुरू में आदित्य अकेले ही गए और मेरा डर मैं किससे कहूँ। पर रिया और आदित्य में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। बराबर फोन आते, मेल आता था। रिया खुश थी। मैं अपने डर को अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। फिर 6 महीने बाद आदित्य आए और रिया को ले गए। मुझे बहुत खुशी हुई, पर माँ रिया के वियोग को सहन न कर पाई। उसके बाद माँ निरंतर बीमार रहने लगी। माँ का जो थोड़ा बहुत सहारा था वह भी खत्म हो गया। उनकी देखभाल का भार और बढ़ गया। 1 साल बाद फिर रिया आई। तब तक वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। आदित्य ने फिर अपनी जॉब बदल ली। अब वह अमेरिका से अरब कंट्री में चला गया था। वहाँ आदित्य सिर्फ साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में गया था। अब तो रिया को ले जाने का ही सवाल नहीं था। रिया प्रेग्नेंट थी। क्या आप मेरी स्थिति को समझ सकेंगे। मैं कितनी मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। मैं किससे कहती। माँ समझने लायक स्थिति में नहीं थी। रिया को कहकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इस वक्त वैसे ही वह प्रेग्नेंट थी। उसे परेशान करना तो पाप है। रिया इन सब बातों से अनजान थी। डॉक्टर ने रिया को बेड रेस्ट के लिए कह दिया था, अतः वह ससुराल भी नहीं जा सकती थी। उसकी सास ननद आकर कभी उसको देखकर जाते
उनके आने से मेरी परेशानी ही बढ़ती, पर मैं क्या करूं? अपनी समस्या को कैसे बताऊं? रिया की माँ ने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। मैं दायित्व से भागना नहीं चाहती थी, लेकिन विभिन्न प्रकार की आशंकाओं से घिरी हुई थी। मैंने कभी कोई खुशी की बात तो देखी नहीं, हमेशा ही मेरे साथ धोखा ही होता रहा। मुझे लगने लगा कि मेरी काली छाया मेरी रिया पर ना पड़े, पर मैं इसे किसी को कह भी नहीं सकती। भीतर ही भीतर मैं परेशान हो रही थी। उसी समय मेरे मेनोपॉज का भी था। इसी बीच माँ का निधन हो गया। रिया का ड्यू डेट भी आ गया और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी, पर जब तक उसके पति ने आकर बच्चे को नहीं देखा, मेरे भीतर अजीब सी परेशानी होती रही थी। जब रिया का पति आदित्य आकर बच्चे को देखकर खुश हुआ, तब मुझे शांति मिली। अब तो रिया अपने पति के साथ विदेश में बस गई और मैं अकेली रह गई। यदि रिया अपने देश में होती तो मुझसे मिलने आती रहती, पर विदेश में रहने के कारण साल में एक बार ही आ पाती। फिर भी मुझे तसल्ली थी, अब कोरोना की वजह से साल भर से ज्यादा हो गया, वह नहीं आई और अभी आने की संभावना भी इस कोरोना के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। पर मैंने एक लड़की को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दी, भाभी की भी शादी कर दी। यह तसल्ली मुझे है, पर बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता है। इसको एक भुक्तभोगी ही जान सकता है। अब आप ही बताइए कि मेरी क्या गलती थी, जो पूरी जीवन मैंने इतनी तकलीफ झेली। क्या लड़की होना मेरे लिए गुनाह था? लड़का होना और मेरी जीवन से खेलना, मेरे पति के लिए लड़का होने का घमंड, उसको सभी छूट, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आपकी समझ में आई हो तो मुझे बता दें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी।